नमस्कार, घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा राजनीतिक शो सत्ता के महासंग्राम का। कल महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। महाराष्ट्र में महायुति की इस महाजीत से काफी कुछ सुलझा पर काफी कुछ उलझ भी गया है। पूरे देश की नजर महाराष्ट्र के अगले सीएम के चेहरे पर टिकी हुई है। राजनीतिक गलियारों में सुखबुगाहट अपने चरम पर है। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन? फडणवीस, शिंदे या कोई और? आज के सबसे बड़े सवाल का जवाब लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। महाराष्ट्र के चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता राहुल दवेकर का यह कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। महाराष्ट्र में मिली इस ऐतिहासिक जीत ने देवेंद्र फडणवीस के उस बयान को सच कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एक बार फिर वापसी करेंगे और सत्ता को अपने हाथ में लेंगे। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। और मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। और लौट कर ऐसे आए कि पूरे राजनीतिक गलियारों में इस वक्त हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री पद के बाद महाराष्ट्र में सबसे बड़ी उठापटक मंत्रिपरिषद को लेकर जारी है। महायुति को मिले पूर्ण बहुमत के बाद अब बैठकों का दौर भी जारी है और सरकार को संतुलित बनाए जाने को लेकर मंथन लगातार की जा रही है। सूत्रों के हवाले से मिली ताजा और पुख्ता जानकारी के आधार पर हम आपको दिखाते हैं कि किसके हिस्से कितने मंत्री पद आने जाने वाले हैं और आइए इस पर नजर डालते हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं जहां पर 6 विधायकों पर दिया जा सकता है एक मंत्री पद। जी हां, बीजेपी के 22 से 24 मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर आपको जानकारी दे दें कि 6 विधायक पर एक मंत्री पद दिया जा सकता है। तो ऐसे में शिवसेना के हिस्से में 10 से 12 विधायक बन सकते हैं मंत्री। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि किस पार्टी के कितने मंत्री बन सकते हैं। अगर एनसीपी की बात की जाए तो एनसीपी अजित पवार गुट के 4 से 6 विधायक मंत्री बन सकते हैं। 6 विधायकों पर एक मंत्री पद दिया जा सकता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहां पर मंत्री पद को लेकर जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताएं। लेकिन अब चलिए सबसे ज्यादा सीएम पद के लेकर प्रबल दावेदार माने जाने वाले देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक सफर क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक सफर क्या है। तो देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को हुआ था। कम उम्र से ही राजनीतिक सफर की शुरुआत उनकी हो गई। और एबीवीपी से जुड़े रहकर राजनीतिक में उन्होंने कदम रखा। सबसे पहले उन्होंने एबीवीपी में कदम रखा और ऐसे करके धीरे धीरे वो राजनीतिक में आ गए। राजनीति में हमेशा सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई। तो महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी वो रहे। ग्राफिक्स के माध्यम से उनका राजनीतिक सफर आप तक पहुंचा रहे हैं। 1997 में नागपुर के मेयर बने देवेंद्र फडणवीस। सबसे कम उम्र के मेयर के रूप में वो प्रसिद्ध हुए लोगों के बीच। और 2014 चुनावों में बड़ी जीत से मुख्यमंत्री बने। 2022 से अजित पवार के साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में वो जाने जाने लगे। अपनी सरकार में कई महत्वपूर्ण फैसला उन्होंने लिया। शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने से सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और विपक्ष के बड़े नेता के रूप में वो उभरे।
देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को हुआ। तो आपने देखा राजनीतिक सफर फडणवीस का। अब चलिए हमारी संवाददाता प्रियंका लाठी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ हमारे साथ रमाकांत गुप्ता जुड़ रहे हैं। रमाकांत गुप्ता जी, आपका स्वागत है हमारे सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले मैं प्रियंका आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर भारी बहुमत के साथ महायुति की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन इस वक्त सीएम पद को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में सुगबुगाहट तेज है। फडणवीस के घर पर बैठक चल रही है, यहाँ एकनाथ शिंदे के घर पर बैठक हुई। इनसाइड स्टोरी क्या बता रही है, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? बिल्कुल दिव्या, अभी बहुत भारी हलचल मुंबई में चलती दिखाई दे रही है। और जैसे कि सागर बंगला, जो कि देवेंद्र फडणवीस जी जहाँ रहते हैं, वहां पे भी बहुत भारी मात्रा में हलचल नजर आ रही है। बहुत से लोग, बहुत से जो नए चुने हुए विधायक जी है, वो वहां जाकर फडणवीस जी को बधाई दे रहे हैं और वहां पे मिलना जुलना चल रहा है, मीटिंग हो रही है। और यहाँ पे दूसरी तरफ देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के बंगला पर, मतलब वर्षा बंगले पर भी बहुत ज्यादा हलचल नजर आ रही है। और जैसे कि शिवसेना के जो विधायक है वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। पर जैसे संख्या की बात करें तो बीजेपी अलोन मेजोरिटी में है और यही मेजोरिटी जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड कर सकती है। और बहुत से विधायक, बहुत से सांसदों ने ये स्टेटमेंट दिया है बीजेपी के कि देवेंद्र फडणवीस जी ही मुख्यमंत्री होने चाहिए और हमारी तो इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हो। पर अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी भी पार्टी से अभी आया नहीं है, किसी भी मित्र गुट से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद कहा है कि सारा सब कुछ दिल्ली में हाईकमांड की मीटिंग में डिसाइड होगा, कौन सीएम बनेगा, कौन डेप्यूटी सीएम बनेगा, ये संख्या पे डिसाइड नहीं होगा, ये खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था दिव्या। लेकिन प्रियंका, खबर सूत्रों के हवाले से मेरे पास ये आ रही है कि यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और 1 मुख्यमंत्री होंगे। सबसे ज्यादा सीट यहाँ पर 132 सीट लेकर बीजेपी आई है, तो बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे और एनसीपी अजित पवार और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे जो है वो डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगे। आपके पास क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? ये सुनने में आ रहा है, क्योंकि ये अगर संख्या हम देखें तो बीजेपी अलोन मेजोरिटी में है, तो जो मित्र पक्ष या जो पार्टी सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है उनकी ही सत्ता ज्यादा होगी। और देवेंद्र फडणवीस की अगर हम पॉपुलैरिटी देखें महाराष्ट्र में, अभी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी उनकी है, बीजेपी के नेताओं में, जनता में भी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है। तो संभावना है कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और 2 उप मुख्यमंत्री इसलिए है क्योंकि ये तीनों मित्र गुट की पार्टियां हैं और तीनों का बहुमत अच्छे तरीके से आया है। तीनों पार्टियों को जनता ने अच्छे से पसंद किया है, हालांकि बीजेपी को ज्यादा पसंद किया है लोगों ने। इसीलिए बीजेपी का अगर सीएम बना दिया जाए तो अजित पवार को और एकनाथ शिंदे जी को ये डेप्यूटी सीएम बना सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है दिव्या। जी ठीक है प्रियंका, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ रमाकांत गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। रमाकांत गुप्ता जी, आपके पास आते हुए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से महायुति की सरकार में अपनी भूमिका निभा रही है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो डिप्टी सीएम बनेंगे, अजित पवार डिप्टी सीएम बनेंगे और मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस शपथ ले सकते हैं। आपका गणित क्या कहता है, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का? आपका अनुमान लगभग सही है। सत्ता में पिछले काफी 2.5 वर्षों से लगातार भाजपा, शिवसेना, अजित पवार की पार्टी एक साथ में मिलकर लड़ रहे हैं और सरकार चला रहे हैं। अब इसमें नए गणित के अनुसार जिसकी हिस्सेदारी उससे उतनी उनकी भागीदारी। आपके अनुसार जैसे जो आपने एक जया आंकड़ा दिखाया है कि हर 6 विधायक पे 1 मंत्री होगा। ठीक है रमाकांत गुप्ता जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही, एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर महाराष्ट्र में सियासत जो है वो तेज हो गई है। सबसे बड़े उठापटक यहां पर तेज है। रमाकांत गुप्ता जी, शायद आपको अगर मेरी आवाज मिल पा रही हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे की जगह पे
देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं ज्यादा है। जी। और वही दो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में लाडली जो बहना के माध्यम से मैंडेट मिला है, महाराष्ट्र की जनता ने जो दिया है, वो पूरी तरह से सफल होगा। ऐसा अभी इसमें कोई अड़चन नहीं तो क्या होता, छोटे छोटे दलों को मनाना पड़ता था, उनको साथ में लेना चाहिए। इस बार सरकार के पास, जैसे 2014 में दिल्ली में मोदी जी के पास एक हाई मैंडेट था, वही मैंडेट इस बार महाराष्ट्र की जनता ने महाराष्ट्र में दिया है हिंदुत्व के नाम पे। यहाँ पे एनआरसी जैसे विषय हैं, और ये दूसरा क्या, कॉमन सिविल कोड का जो मैटर है, ये सारे मैटर यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। और दूसरा जो लव जिहाद और लैंड जिहाद के बारे में जो बहुत दिनों से विषय चल रहा है, वो सरकार अपना स्टैंड क्लियर लेके और कानून बनाने में सफल होगी यहाँ पे। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही अगला मुख्यमंत्री होंगे? पक्का पक्का ऐसा लग रहा है। ठीक है, मेरी जो जानकारी है जी ठीक है। मेरे भी सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, जो इनसाइड स्टोरी मेरे पास भी आ रही है, उसके हवाले भी यही खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी होंगे। लेकिन देखा जाए रमाकांत गुप्ता जी, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री अगर देवेंद्र फडणवीस होंगे तो और कौन कौन सी वो अहम भूमिका है जो शिंदे को मिल सकती है, एकनाथ शिंदे को? शिंदे जी के पास में पीडब्ल्यूडी मंत्री, जैसे पहले भी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, ट्रांसपोर्टेशन उनके पास जा सकता है, रिवेन्यू जा सकता है। रिवेन्यू बेसिकली फाइनेंस इनके पास जाएगा, अजीत दादा पवार जी पहले भी उनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट था। वन मंत्रालय, फॉरेस्ट मंत्रालय जो भाजपा के पास होगा, और बड़े बड़े पोर्टफोलियो जो है बहुत, इनमें तीनों पार्ट जो मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री होंगे, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है कि इनमें डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ संभावना ही नहीं लग रही है। ये आसानी से इतना चलेगा कि लोग सोच भी नहीं सकते थे जी। लेकिन इस बार जो है वो महाराष्ट्र में तख्ता पलट होता नजर आ रहा है। जो डिप्टी सीएम थे वो सीएम होंगे, जो सीएम थे वो डिप्टी सीएम होंगे। इसी को तो राजनीति कहते हैं ना जी, कि देवेंद्र पिछली बार भी भाजपा के पास 105 सीटें थी और वो उप मुख्यमंत्री बने, और एकनाथ शिंदे जी के पास लगभग 45, 40, 42 विधायक थे, वो मुख्यमंत्री बने। तो वही यहाँ उल्टा हो जाएगा। अभी एक सिंपल एक लाइन है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी सत्ता में भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी सत्ता में भागीदारी होगा। यहाँ पे हर 6 विधायक के ऊपर एक मंत्री बनाया जाएगा, चाहे वो कैबिनेट हो या राज्य मंत्री हो, उसी अनुपात में मंडल। साथ रमाकांत गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, प्रियंका लाठी भी हमारी सहयोगी जुड़े हुए हैं। रमाकांत गुप्ता जी, आपके पास आते हुए जिस तरीके से खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री होंगे और 2 डिप्टी सीएम होंगे, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। लेकिन मसला यहाँ केंद्र का भी है सर, क्योंकि देखा जाए तो केंद्र में एकनाथ शिंदे जी के 7 सांसद हैं जो एनडीए को सरकार बनाने में भारी सहयोग करते नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव भी है, तो क्या कहीं इस लिहाज से कोई पेच जो है वो फंसता तो नजर नहीं आ रहा है? नहीं, इसमें कोई पेच नहीं फंसेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी और अमित भाई शाह और मोदी जी और नड्डा जी के साथ में एकनाथ जी की स्क्रीनिंग बहुत अच्छी है। और वो अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि दोनों अलग अलग पार्टियां, भाजपा और शिवसेना अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों का कोऑर्डिनेशन लेवल एकदम सटीक है। पहले के चुनाव में देखा होगा, जो भाजपा शिवसेना के लोग थे तो उनका आपस में कहीं ना कहीं छोटे छोटे विषयों पे टकराहट होती थी, कड़वाहट होती। इस बार वो चीजें नहीं है। इस बार जो है ये सारे चीजें कमरे के अंदर ही बैठ के सुलझा लिया जाता है, फिर बाद में पब्लिक के बीच में विषय आता है। तो इस तरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि चुनाव बिहार में हो, दिल्ली में भी चुनाव आने वाला है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एकनाथ शिंदे जी को पता है कि हम भाजपा के साथ में रहेंगे, तो हमारे जो 7-8 सांसद हैं उनको भी हमारे मंत्रालय का मिलेगा, जिससे उनके राहुल सेवाले जी अभी एक्सपेक्टेड है कि राज्यसभा जा सकते हैं अभी, क्योंकि काफी सीटें खाली हो गई है। संजय राउत जी भी अभी घर बैठ गए हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जी भी घर बैठे हुए हैं। तो इन लोगों के जो कोटे की सीटें खाली हुई है, तो उसका लाभ कहीं ना कहीं सभी लोगों को मिलेगा सत्ता में रहने के साथ। तो उसका इम्पैक्ट पूरी की पूरी शासन पे पड़ेगा, और ये छोटी छोटी बातों के लिए इसमें आपस में टकराहट नहीं होगी। यानी कि ये कह सकते हैं रमाकांत गुप्ता जी कि भाजपा के साथ अगर शिंदे हैं तो सेफ है। यस, 100। वो तो पुराना ही बात है ना, अगर साथ में है तो मिलके रहेंगे, एक है तो सेफ है, अगर एक साथ में है तो सेफ है वो। और ये इस चीज को एकनाथ शिंदे जी बहुत अच्छे बाखूबी समझ रहे हैं कि मुझे करना क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी डेयरिंग उन्होंने
एक पीडब्ल्यूडी मंत्री होते उद्धव साहब के साथ में कैबिनेट मंत्री होते हुए जिस तरह का डेयरिंग उन्होंने किया है, तो उनको अपना और अपनी पार्टी के, अपने सांसद विधायकों का और सांसदों का भविष्य भाजपा के साथ में सुरक्षित लग रहा है। इसीलिए तो उन्होंने जो इतना बड़ा डेयरिंग किया ना, नहीं तो कोई भी जो लगातार चुनाव को कवर करती नजर आई। और आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव से पहले शिव प्रेरणा यात्रा जब धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी के द्वारा निकाली गई, तो उसमें भी हमारी सहयोगी प्रियंका लाठी वहां पर मौजूद थी। प्रियंका, इस चुनाव में शिव प्रेरणा यात्रा का कितना देखने को मिला है वोट प्रतिशत? क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी ने हिंदुओं को जगाने का काम किया, और इस बार हिंदू जो है वो मतदान केंद्र पर लाइन में लग लग कर वोटिंग करते नजर आए। क्या कुछ आपको ग्राउंड जीरो पर देखने को मिला? आज तक कभी महाराष्ट्र में ऐसा इलेक्शन नहीं देखा, इतना हिंदुओं का परसेंटेज बढ़ा हुआ। ये पहली बार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मानेगा बात को कि इतने हिंदू कभी बाहर निकले ही नहीं थे इसके पहले वोटिंग के लिए। शिव प्रेरणा की यात्रा की अगर हम बात करें तो सुरेश जी ने गांव गांव खेड़ों में जा जाकर लोगों को जागृत किया है वोट के लिए। और हाल ही में उनको सीधा बोला भी गया था कि जो नेता है, जो आपका उम्मीदवार है, अगर वो गाय बचाने की बात करता है तभी उसको वोट देना, चाहे वो किसी पार्टी का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो लोगों का जो वोटिंग परसेंटेज हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है। अगर कुछ मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास लिस्ट है सारी कि पश्चिम महाराष्ट्र में सर गए थे, उसके बाद मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, और विदर्भ में सबसे ज्यादा अगर लोकसभा में देखा जाए तो कांग्रेस की सीटें वहां पे ज्यादा आई थी। बीजेपी को बहुत बड़ा फटका विदर्भ से पड़ा था। पर जैसे शिव प्रेरणा यात्रा विदर्भ से गुजरी है, विदर्भ में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है इस बार। तो ये शिव प्रेरणा यात्रा का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर हम देखा जाए तो लाडली बहन के साथ साथ शिव प्रेरणा यात्रा का भी सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम कह सकते हैं। क्योंकि कारंजा एक ऐसी जगह थी जहाँ पे एमआईएम का उम्मीदवार वहां पे चुन के आने वाला था। वहां के लोगों ने ये बताया था, हम खुद थे वहां की सभा में, जनसभा में, तब धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी ने कहा था कि 100 लोग भी अगर मैं 100 हिंदुओं को भी अगर मैं प्रेरित कर पाऊं वोटिंग के लिए तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। हालांकि पुलिस ने वहां जाने से भी उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप वहां ना जाए, पर उन्होंने वहां जाके सभा ली। सभा में 5 से 10 हजार लोग आए थे, दिव्या जी। और हमने अपनी आंखों से देखा है कि लोग तालियां बजा रहे थे, लोग शपथ ले रहे थे कि जो गाय बचाने की बात करेगा, जो हिंदू के रक्षा की बात करेगा, उसी को हम वोट देंगे। और इसके बाद जो वोटर्स का टर्न आउट आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि इतना ज्यादा टर्न आउट हिंदू वोटर्स का हुआ है। और प्रियंका, ना सिर्फ हमारे दर्शक भी लगातार वो तस्वीरें देख रहे थे जब हमारे धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी ग्राउंड जीरो पर गए, और न सिर्फ हिंदू इलाके में बल्कि जहां उनके लिए खतरा था मुसलमान इलाकों में भी जाकर वहां पर जिहादियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और हिंदुओं को जगाने का काम किया। और उन्होंने लोगों से अपील की कि आप अपने राष्ट्र को बचाइए, क्योंकि राष्ट्र बचाना इस वक्त बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में भारी संख्या में घुसपैठे पहुंचे हुए हैं, तो इसको लेकर उन्होंने लोगों से अपील की कि आपके यहां अगर कोई वोट मांगने आता है तो उनसे 5 मांगे करना, और 5 मांगे अगर वो मानते हैं तभी वोट करना। और 5 मांगे क्या क्या थी? लैंड जिहाद, लव जिहाद, गौ रक्षा, साथ ही साथ घुसपैठ मुक्त महाराष्ट्र बनाने की मांग यहां पर प्रत्याशियों से लोग करते नजर आए। और प्रत्याशी जब उनकी मांग को मांगे तो वो जाकर वोट जो है वो करते नजर आए, और इसका सीधा असर चुनाव के परिणाम पर पड़ा है। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। रमाकांत गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए और हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।